ગુજરાત ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમ હેલ્થ પ્લસમાં હું શીતલ પટેલ આપ તમામ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, જેવું કે આપ સૌ જાણો છો કે હેલ્થ પ્લસના માધ્યમથી અમે આપ સુધી રોગોના નિદાન, તેની સારવાર, તેના લક્ષણો શું હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચી શકાય આ તમામ વિષય પર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરો પાસેથી માહિતી મેળવતા હોય છે અને આપને માર્ગદર્શન પૂરું પાડતા હોય છે। ત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હાલમાં સૌ કોઈનું જીવન જે છે તે બેઠાડું થઈ ગયું છે, જીવનશૈલી વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે અને તેને કારણે શરીરમાં ઘણી બધી તકલીફો ઊભી થતી હોય છે અને ઘણીવાર આવી નાની નાની જે તકલીફો ઊભી થતી હોય છે તેને આપણે ક્યાંક નજરઅંદાજ કરતા હોય છે અને તેને કારણે એક મોટા રોગનું શરીરમાં જે કહી શકાય કે ઉત્પન્ન થતા હોય છે, મોટા રોગ થતા હોય છે લોકોને। પરંતુ અને આ પ્રકારની જે સાવચેતી રાખવાની હોય છે તે ન રાખવાને કારણે ઘણી વખત તકલીફમાં મુકાઈ જવાનો વારો આવતો હોય છે। તો આજે આપણે એવા જ એક વિષય પર વાત કરવાના છે કે શરીરમાં જે કેન્સર, આજે નામ સાંભળતા જ દરેક લોકો જે હોય છે તે ગભરાઈ જતા હોય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એક મોટો સવાલ મનમાં ઊભા થતા હોય છે। પરંતુ કેન્સર શું છે, તેનાથી કઈ રીતે બચી શકાય, તેની સારવાર કઈ રીતે લઈ શકાય અને કયા કયા પ્રકારની તેમાં ટ્રીટમેન્ટ આવતી હોય છે, આ તમામ વિષય પર જાણકારી મેળવવી હાલની તારીખમાં જરૂરી બની જતું હોય છે। અને આ જ વિષય પર આજે આપણને માહિતગાર કરવા માટે મારી સાથે અહીં ઉપસ્થિત છે MD DM મેડિકલ ઓન્કોલોજી અને કિમોથेरापीના स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमोल कोटलवाल। स्वागत है सर आपनो हमारा कार्यक्रम में। सर, जैसे कि हाल अभी अपने बात कर रहे हैं कि कैंसर क्या है और किस तरीके से होता है। हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि कैंसर शरीर के कोई भी भाग में हो सकता है और किस तरीके से उसको निदान किया जाता है, उसकी सारवार क्या होती है। तो आज अपने सबसे पहले बात करें कि कैंसर में लंग्स कैंसर क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि लंग्स कैंसर क्या है और कैसे होता है। नमस्कार सभी दर्शकों को। लंग कैंसर मतलब जो हमारे फेफड़े है उसमें जब एबनॉर्मल सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होके जो एक मांस का गोला बनता है और वो लंग के या फेफड़े के कोई भी पार्ट में होता है तो उसको हम लंग कैंसर के रूप में देखते हैं। अगर उसको हम कितने टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिकली हम उसको स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसका प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर ओनली 15 से 20% में देखते हैं और जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है वो जो मोस्ट कॉमन कैंसर है और उसमें 3 to 4 टाइप्स है और वो लगभग 80 से 85% तक लोगों में वही कैंसर पाया जाता है और उसका अच्छा प्रोग्नोसिस भी होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि अभी अपने बात कर रहे हैं कि लंग्स कैंसर क्या है, कितने प्रकार होते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के समय में इंडिया में और विश्व में ये जो लंग्स कैंसर है उसका कितना प्रमाण फैला हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि अगर कुछ चीज़ों हमको पता नहीं होती तो उसके रिगार्डिंग हमारा अवेयरनेस नहीं होता है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो कैंसर ग्लोबल बर्डन बन चुका है। सो विश्व में लगभग हर साल 2 करोड़ नए केस दर्ज किए जाते हैं और लगभग 1 करोड़ लोग डेथ होते हैं। और वैसे ही इंडिया में लगभग 13 से 14 लाख नए केस दर्ज होते हैं और लगभग 7 से 8 लाख कैंसर की वजह से डेथ पाए जाते हैं। सो इतना बड़ा बहुत उसका बर्डन है और उसका मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में मॉर्टेलिटी का ज़्यादा होने का कारण यह भी है कि अवेयरनेस न होना और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं, मरीज़ होते हैं कैंसर के, वो बहुत आगे के स्टेज में आते हैं और उनको जब हम जांच करते हैं, उनका स्टेजिंग करते हैं तो वो स्टेज 3 स्टेज 4 में होता है तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होता है। सो इसी कारण की वजह से मॉर्टेलिटी हमारे इंडिया में वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि लास्ट स्टेज या 3 या 4 स्टेज में पता चलता है कि उनको कैंसर है। क्या कारण होता है, क्या ये एसिम्प्टोमेटिक होता है कि जिसके वजह के लोग पहचान नहीं पाते कि उनको कैंसर है, या लास्ट स्टेज में जाके उनको पता चलता है कि कैंसर है, क्या वजह से, या लापरवाही बोल सकते हैं इसको। देखिए, जैसे लंग कैंसर जिसका लक्षण ऐसे जैसे कि लंबे समय की खांसी में खून आना, जैसे कि भूख न लगना, बहुत सारा वजन घटना, उसके साथ श्वास हमारा बढ़ जाना, उसके साथ हमारा आवाज़ में बदलाव आना, छाती में दर्द होना। बहुत बार हम ये इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कैंसर और हमको पता नहीं चलता है तो हम किसी जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होते उनसे हम इलाज लेते हैं तो ये बहुत आगे के स्टेज में निकल चुका होता है और उसी की वजह से मॉर्टेलिटी जो जैसे मैंने बोला कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसी चीज़ को हम जल्दी पकड़ पाते हैं,
अर्ली स्टेज में, तो उसका क्योर पॉसिबल है। और उसमें जैसे भी बोलता हूँ 5 ईयर सर्वाइवल, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। तो ये जो लंग्स कैंसर है वो होने की वजह क्या है? जैसे कि कारणों में तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अपने इंडिया में धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी स्मोकिंग, तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन करना, अल्कोहलिज्म। उसके बाद होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जैसे कि जो फैक्ट्रियोज में वर्कर्स होते हैं, जैसे कि डाइज इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, उसमें एस्बेस्टॉस, निकेल जैसे बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो कैंसर के रूप में हमें आगे चल के रूपांतर कर सकते हैं। और रेडॉन जैसे गैसेस, या फिर जैसे ऑक्यूपेशनल मैंने बोला है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये बहुत सारा फैक्टर है जो प्रिवेंटेबल है, बट जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि धूम्रपान के साथ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लंग्स फैक्टर का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी को लंग्स कैंसर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि उनको लंग्स कैंसर के सिम्टम्स हैं? जैसे मैंने बोला कि लंबे समय की खांसी में खून आना, या श्वास का चढ़ना, बहुत लंबे समय तक उसका भूख न लगना, या फिर वजन बहुत सारा घट जाना, ये सब सारे जो लक्षण हैं ये कैंसर के रूप हो सकते हैं। सो ये समय, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स या कुछ भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, सो दैट आप जल्दी से उसको टेस्ट करके जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको पता लग सकता है कि ये कैंसर ही है और कुछ है। जी बिल्कुल, तो अगर कोई पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाता है कि उनको जो भी ये आपने जो भी सिम्टम्स बताया उसमें से कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे कि भूख कम लगना या वजन घटना, ऐसे जो भी सिम्टम्स है, उसके बाद अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो उनको जो लंग्स कैंसर है उसका निदान कैसे होता है, कि अगर उनको पता चले कि भाई लंग्स कैंसर ये कंफर्म करने के लिए उसका निदान किस तरीके से किया जाता है? हाँ, जैसे कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन के रूप में हम एक्सरे, सीटी स्कैन, स्पूटम साइटोलॉजी, जिसको बलगम आता है खांसी में, उसमें स्पूटम साइटोलॉजी, और उसके साथ अगर सस्पेक्टेड है तो फिर हम बायोप्सी करते हैं, जहाँ से भी हमको गांठ लगता है वहाँ से बायोप्सी करती है। और जैसे कि बायोप्सी का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम वो कैंसर का टिश्यू बाहर लेते हैं तो उसमें कौन से टाइप का कैंसर है एक्चुअल। सो क्योंकि लंग कैंसर में भी मोर देन 30 टाइप्स ऑफ सब टाइप ऑफ कैंसर है, सो उसको हम हिस्टोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली डिफरेंशिएट करके उसमें कौन सा कीमोथेरेपी हमको दे सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं वो हमको पता चलता है। इसीलिए हम स्टेजिंग वर्कअप, जैसे कि सीटी स्कैन है या फिर पेट सीटी स्कैन है, वो एक्सपर्ट डॉक्टर आपको सलाह करते हैं और उसके बाद हम उसका एक स्टेजिंग वर्कअप करके प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि स्टेजिंग वर्क करना होता है, तो ये जो स्टेज की बात कर रहे हैं तो वो उसमें कितना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है? पहली बात तो कि कौन से स्टेज में कैंसर है और किस तरीके से वो तय किया जाता है कि उनको कौन से स्टेज का कैंसर है? जैसे कि मैं वो बोला कि नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन है जिससे हम कोई भी कैंसर को लगभग 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 यानी जो छोटा सा गांठ है कैंसर का और वो वहीं पे है जहाँ पे मतलब फेफड़े का है तो फेफड़े के अंदर एक छोटी सी गांठ है। स्टेज 2 होता है कि वो आजू बाजू के फेफड़े के टिश्यू में वो फैल गया है। और स्टेज 3 होता है वो अपोजिट साइड के फेफड़े में फैला है या फिर लिम्फ नोड जो होते हैं फेफड़े को ड्रेन करने वाले उसमें फैला है। और स्टेज 4 जो है वो आगे मतलब ब्रेन या लीवर में या फिर बोन में वो स्प्रेड होता है, उसको एडवांस स्टेज या स्टेज 4 हम कहते हैं। अगर हम स्टेजिंग करते हैं तो हमको डे 1 पे ही जब कोई पेशेंट कैंसर का हम उसको डायग्नोस करते हैं तभी टाइम पे हम उसको स्टेजिंग करके उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सो उसके कारण हमको पता चलता है कि उसका प्रोग्नोसिस क्या है और उसको हम कौन से टाइप का थेरेपी या मोडेलिटी यूज़ करके क्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब स्टेजिंग तय करने के बाद उनको कौन सी थेरेपी देनी है और कैसे उनकी ट्रीटमेंट करनी है वो तय किया जाता है। तो सबसे पहले तो सवाल यही आता है अभी कि ट्रीटमेंट किस तरीके से तय की जाती है और कौन से पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट देनी है वो किस तरीके से तय किया जाता है? बिल्कुल, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट इज नाउ मल्टी मोडेलिटी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि मतलब मल्टी मोडेलिटी मतलब जैसे सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये 3 आधार स्तंभ है ऑन्कोलॉजी के कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए। और मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी मोडेलिटी अप्रोच मतलब
मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट, ये ट्यूमर बोर्ड होता है और वो जब कोई नया केस आता है तो उसका स्टेजिंग वर्कअप होने के बाद तय करते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए और आगे चल के उसको कितना फ़ायदा कौन सा सीक्वेंस के बाद हो सकता है, वो ये डे 1 पे भी हम निक्की करते हैं और उसके बाद वो पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू होता है। जी बिल्कुल, तो ये अपने बात कर रहे थे जैसे कि लंग्स कैंसर क्या है, उसके निदान कैसे किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, लेकिन सबसे पहले तो सवाल यही करना चाहिए मेरे को कि अभी जो लंग्स कैंसर का इतना प्रमाण बढ़ रहा है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे इंडिया में तो स्मोकिंग, धूम्रपान करना, तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन करना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो यही मेन कारण होता है जो प्रिवेंटेबल कॉज है। और सेकंड हैंड स्मोक, जो स्मोकिंग नहीं भी करता है और वो धूम्रपान के जो धूम्रपान का जो भी गैस है उसको एक्सपोज होता है तो उसको रिस्क होता है कि लंग कैंसर हो। जी सो उससे अवॉइड करना। और तीसरा, जब हम ऑक्यूपेशन या ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर बोलते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके कम से कम वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हमारा एक्सपोजर टॉक्सिक मेटल को हो, ऐसे कुछ हम कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे कि मैंने बोला कि लाइफस्टाइल, अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है ओबेसिटी रिलेटेड रिस्क फैक्टर भी होता है। सो डाइट एंड लाइफस्टाइल ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो जैसे कि अपने बात करें लंग्स कैंसर के बारे में, तो इस तरीके से जो कैंसर है उससे बचने के लिए अथवा तो उसको जल्दी पकड़ में आ जाए, अगर जल्दी पेशेंट को पता चल जाए कि उनको किसी भी तरह का कैंसर है तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में कैंसर हम पकड़ पाते हैं, जो जैसे कि वो वहीं पे अगर फेफड़े में है तो उसको हम वहीं से निकाल सकते हैं, जैसे कि सर्जरी करना या रेडिएशन वहाँ पे दे सकते हैं सो दैट वो आजू बाजू के अवयवों में ना फैले। अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 है तो फिर उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा कम होता है कंपेयर टू स्टेज 1 स्टेज 2। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 की बात करें तो 70% केसेस में 5 साल से ज़्यादा लोग जी सकते हैं। और स्टेज 4 अगर हम बात करें तो उसमें लेस देन 10% लोग ही 5 साल निकाल सकते हैं। सो अगर हम स्क्रीनिंग जल्दी करते हैं रिस्क पॉपुलेशन में, उनको पहले डिटेक्ट कर पाते हैं तो उनको अर्ली ट्रीटमेंट देके हम उनकी लाइफ बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप स्टेज की बात कर रहे थे, तो स्टेज और कितने स्टेज में फैला है ये जानने के बाद इलाज किस तरीके से तय किया जाता है? ये जो कैंसर है वो कौन से स्टेज में फैला है, तो उसके बाद ये जो स्टेज नक्की करते हैं अपने कि वो कौन से स्टेज का कैंसर है, तो उसके बाद जो उसका इलाज होता है वो किस तरीके से तय किया जाता है? जैसे कि मैंने बताया कि मेन 3 पिलर्स है ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट में, जैसे कि कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन। जैसे हम अगर अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1 या स्टेज 2 में अगर कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उसका हम सर्जरी या रेडिएशन उसको दे सकते हैं और क्योर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्टेज 3 में पेशेंट को अगर कोई लंग कैंसर होता है तो उसमें हम उसको पहले कीमोथेरेपी, फिर सर्जरी या फिर अगर कुछ उसमें रिस्क फैक्टर होता है तो रेडिएशन, ऐसा सीक्वेंस करके उसको इलाज कर सकते हैं। अगर स्टेज 4 यानी पेशेंट का कैंसर जो फेफड़े का है वो ब्रेन तक पहुंचा है, बोन तक पहुंचा है या लीवर तक पहुंचा है तो हम उसको जैसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में उसको कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कीमोथेरेपी है जो हम जैसे कि कैंसर के जैसा टाइप है उसके हिसाब से हम नक्की करते हैं। जी बिल्कुल, तो अपने ऐसे बात करें कि अपने देखे पहले के समय में देखते थे कि अगर किसी को कैंसर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल थी, या तो फिर आदमी का बच पाना मुश्किल था, ऐसे भी समय अपने ने सुना हुआ होता है। लेकिन आज का समय की जो बात करें तो ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे बदलाव आए समय के साथ साथ। तो आज के समय में जो बात करें तो ऑन्कोलॉजी में नया क्या है ट्रीटमेंट के हिसाब से देखना चाहे तो? जैसे कि हमारे जो 3 मेन पिलर मैंने बोला ट्रीटमेंट में, ऑन्कोलॉजी के ट्रीटमेंट में, जैसे कि सर्जरी है, केमोथेरेपी है और रेडिएशन है। सर्जरी में पहले मैनुअल सर्जरी होता था, अभी रोबोटिक सर्जरी आ गया है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। रेडिएशन में भी अभी पहले कोबाल्ट थेरेपी रहता था जिसमें आजू बाजू के बहुत सारे जो अवयव है उसको साइड इफेक्ट पहुंचता था, हानि पहुंचती थी। लेकिन अभी IMRT, इमेज बेस्ड थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, SBRT है। सो उसमें वहीं टिश्यू को ही डैमेज होता है और आजू बाजू कैंसर छोड़ के जो भी टिश्यू है उसको डैमेज कम से कम होता है।
एंड कीमोथेरेपी की हम बात करें तो हर दिन नया रिसर्च हो रहा है और नई नई कीमोथेरेपी आ रही है। एंड उसमें भी हमारे पास अभी टारगेटेड थेरेपी जो कि बहुत ही कैंसर स्पेसिफिक है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आप कीमोथेरापी की बात करें कि बहुत सारे थेरापी आ गए अभी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, तो जो ये कीमोथेरापी है वो क्या है और उसके कौन से प्रकार होते हैं कीमोथेरापी? कीमोथेरेपी यानी कैंसर को मारने के लिए जो हम दवाइयाँ करते हैं उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी या ऐसे मैकेनिज्म पे एक्ट होती है कि जो रैपिडली ग्रोइंग सेल होते हैं, कैंसर सेल्स आर रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, तो उसी पे ही वो एक्ट होती है। और उसके साथ हमारे शरीर में जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है, जैसे हमारे हेयर्स, जैसे हमारे आंतड़े के सेल्स या फिर हमारे खून के सेल्स, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो उसके साथ कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट वही सेल पे होता है और उसकी वजह से हम बाल जाना या उल्टी मलमल होना या फिर जैसे कि खून कम होना, ये साइड इफ़ेक्ट्स देख पाते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी के डोज होते हैं वो किस तरीके से पेशेंट को दी जाते हैं और आ, कैसे तय करते हैं कि उनको कितने डोज में देना है? यस, जैसे कि बताया मैंने कि बहुत सारे कैंसर के टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कैंसर कौन से टाइप का है, उसका हिस्टोलॉजी क्या है, उसका मॉलिक्यूलर बायोमार्कर्स क्या है, उसके हिसाब से हम कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल नेशनल गाइडलाइन के हिसाब से तय करते हैं, जिसमें 1 ड्रग या 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन या 3 ड्रग या 5 ड्रग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसको हम ओरली या फिर आईवी थेरेपी जैसे कि सलाइन के ज़रिए दे सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसको डे केयर बेसिस, मतलब सुबह आके कीमोथेरेपी लेके शाम को घर जा सकते हैं, ये बेसिस पे भी दे सकते हैं। या फिर कुछ कीमोथेरेपी जो होते हैं वो 3-4 दिन लंबे टाइम तक चलते हैं, तो उसी के डिपेंडिंग अपॉन कीमोथेरेपी का टाइप, तो हम 3-4 दिन एडमिट पेशेंट को रखना पड़ता है। तो ये जो कीमोथेरापी है उसके कितने साइकिल देना ज़रूरी होता है पेशेंट को? एक्चुअली ये जब कोई भी टिश्यू हमको डायग्नोस करना होता है कैंसर का, तो 10⁻⁹ दैट इज़ 1 ग्राम। सो इतना टिश्यू बनेगा तो ही हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो कोई भी कैंसर के लिए हम जब कीमोथेरेपी देते हैं तो ओनली 10 to 20% या 30% मैक्सिमम कैंसर सेल का डेथ होता है। सो हम जैसे जैसे कीमोथेरेपी एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी देते हैं, सो ये 3 वीकली या 2 वीकली ऐसा हम उसमें गैप रखते हैं। तो उसका कारण ये है कि एक फ्रैक्शन में हम जब कीमोथेरेपी देते हैं तो ओनली 30% सेल्स डेथ होते हैं। तो अगर हम गैप के बाद कुछ 15 दिन या 3 वीक के गैप के बाद जब सेकेंड साइकिल देते हैं तो और ज़्यादा 30% कैंसर सेल्स का डेथ होगा। इसी हिसाब से 4 से 6 साइकिल में पूरा कैंसर का सेल डेथ हो सकता है। और उसका गैप रखने का कारण यही होता है कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स जो डैमेज होते हैं उनको रिकवर होने में 2 to 3 वीक्स लगता है, इसीलिए हम 2 to 3 वीक्स का गैप यूजुअली रखते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि अपने बात करें कि कीमोथेरापी को कितनी साइकिल में देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अपने सुनते हैं कि लोग कीमोथेरापी से डरते हैं क्योंकि उसमें बाल झड़ जाते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी जो मुसीबत होती है, जो दिक्कतें होती है वो लोगों को होती है। लेकिन कीमोथेरापी देना क्यों ज़रूरी होता है कैंसर के पेशेंट को? जैसे कि मैंने बोला कि अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में हमको मिलता है तो कीमोथेरेपी ही ऐसा ऑप्शन है जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं या फिर आगे बढ़ने से पेशेंट को बचा सकते हैं। और उसमें जैसे कि हमने बोला कि 3 से 4 प्रकार की तौर से हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि न्यू एडजुवेंट एंड कॉन्करेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट मतलब कैंसर की सर्जरी के पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, कैंसर की गांठ को छोटा करते हैं और फिर ऑपरेशन होता है। दूसरा होता है एडजुवेंट, मतलब कैंसर का सर्जरी होने के बाद अगर कुछ उसमें बारीकियां रहती है तो उसके लिए हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। और तीसरा टाइप है कॉन्करेंट, मतलब रेडिएशन के साथ उसका रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ाने के लिए वो साथ में देते हैं। और चौथा होता है पैलेटिव कीमोथेरेपी, जब सर्जरी या रेडिएशन कुछ पॉसिबल नहीं होता है और पेशेंट स्टेज 4 का है तो डिसीज कंट्रोल करने के लिए, उसका सर्वाइवल बढ़ाने के लिए हम पैलेटिव कीमोथेरेपी प्लान करते हैं। तो अगर कीमोथेरापी लेने के बाद किसी पेशेंट को कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट होते हैं, ज़्यादातर देखने में आता है या सुनने में आता है कि कीमोथेरापी की वजह से साइड इफेक्ट होते हैं, या लोगों की मान्यता भी ऐसी होती है कि उनको साइड इफेक्ट कीमोथेरापी की वजह से हो रहे हैं। तो अगर ये जो कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट होते हैं तो उसे कैसे बच सकते हैं? देखिए, आजकल जो बहुत सारी नई दवाई आई है जिसको हम प्री मेडिकेशन बोलते हैं। सो ये प्री मेडिकेशन देने के बाद
जैसे पेशेंट का खून कम होना तो हम उसको ग्रोथ फैक्टर देते हैं। उल्टी होना, दस्त लगना, उसके लिए हम पहले से ही एंटीमेटिक्स दे देते हैं। और जैसे कि बाल झड़ जाना, उसके लिए स्काल्प स्कूलिंग सिस्टम करके जो एक नया मशीन आया है, उससे बाल अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होके हमारे बाल कम गिरने के लिए मदद होती है। सो अभी प्री मेडिकेशन करके हम कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत प्रमाण तक कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अपने जैसे बात कर रहे थे कि कीमोथेरापी कैसे दे सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बच सकते हैं, लेकिन ये जो कीमोथेरापी है तो जिस सभी प्रकार के जो कैंसर है तो सभी प्रकार के कैंसर में एक जैसे ही कीमोथेरापी दी जा सकती है या अलग अलग प्रकार से दी जा सकती है? देखिए, कीमोथेरेपी जो है कैंसर स्पेसिफिक होती है। जैसे कि अभी लंग कैंसर है, लंग कैंसर में जैसे मैंने बोला स्मॉल सेल लंग कैंसर है और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। सो हिस्टोलॉजी जो भी है उसके बेस्ड हम उसका प्लान करते हैं। और सभी कैंसर में अगर लंग के भी 10 पेशेंट है लंग कैंसर के, सब में अलग अलग दवा हो सकती है, अलग अलग कीमोथेरेपी हो सकती है, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है, सबका साइड इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। सो मरीज के इसमें यही होता है कि वो फलान फला आदमी को इतना साइड इफेक्ट हुआ है तो मुझे कीमोथेरेपी नहीं लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेके कीमोथेरेपी ले सकते हैं और उसका साइड इफेक्ट अभी बहुत कम हो गए हैं। तो जैसे कि किसी पेशेंट को कीमोथेरापी अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरापी देते हैं तो उसको प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए? जैसे कि बोलते हैं कि आज आपको कीमोथेरेपी देना है तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे कि आप भूखे पेट नहीं रहना ज़रूरी है क्या? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हल्का फुल्का आहार लेके आ सकते हैं। पानी ज़्यादा पीना है और कीमोथेरेपी के दरमियान जैसे कि हाथ अच्छे से धोना और अपना जो डेली रूटीन है आप कर सकते हैं। और उसके साथ जो भी आहार है संतुलित आहार ले सकते हैं और घर में जो बना है ताज़ा आहार आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कीमोथेरापी की, लेकिन इसके अलावा भी आपने बात की कि टारगेट थेरापी भी अभी दी जाती है पेशेंट को, तो ये टारगेट थेरापी क्या है? जैसे मैंने बोला कि कीमोथेरेपी जो कैंसर के लिए नॉन स्पेसिफिक थेरेपी है, जो कैंसर सेल्स के साथ साथ हमारे शरीर के सेल्स को भी मार देती है। लेकिन टारगेटेड थेरेपी ऐसी थेरेपी है जो एडवांस थेरेपी है, जिसमें वो पर्टिकुलरली कैंसर में जो प्रोटीन्स बनते हैं, न्यू एंटीजेंस बोलते हैं हम, उसको ही जाके टारगेट करती है, उसको ही बाइंड होती है और वही सेल्स को वो किल करती है। सो इसीलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं और उसी वजह से उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आता है और पेशेंट को हार्म भी नहीं पहुंचता है। जी बिल्कुल सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और कैंसर और लंग्स कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, ये सारे विषय पर आपने जो भी माहिती दर्शक मित्रों को दी, उसके बदल आपका आभार। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, જેવું કે આપ સૌએ જોયું કે લંગ્સ કેન્સરથી કઈ રીતે બચાય, તેના લક્ષણ શું હોય છે, તેનું નિદાન કઈ રીતે થાય છે અને તેની સારવાર કઈ કઈ રીતે કરી શકાય છે, આ તમામ વિષય પર આજે આપણી સાથે ડૉક્ટર જોડાયા હતા અને તેઓએ આપણને ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી. ત્યારે નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.